Hey guys, welcome back to the new video of Monk Education। मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IIT BHU। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, पहले उसका थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कॉमन स्टेप्स फॉलोड इन मेटलर्जी पढ़ा था। इसमें हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसेंट्रेशन ऑफ पाउडर्ड ओर या बेनिफिकेशन ऑफ ओर, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब बेनिफिकेशन ऑफ ओर में हमने देखा था फिजिकल मेथड्स, जिसमें था ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और केमिकल मेथड्स इसमें होता है लीचिंग। लीचिंग हमने अभी नहीं देखा, हम उसे बेयर्स प्रोसेस में देखेंगे। ठीक है, ये सब हमने एकदम इन डेप्थ में देख लिया था। तो अगर आपने वो वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इसके आगे का जो प्रोसेस है इसे हम लोग देखेंगे। चेंज इनटू ऑक्साइड ऑफ कंसेंट्रेट और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल एंड रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। अब आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये जो कॉमन स्टेप्स फॉलोड इन मेटलर्जी है इसे आज हम लोग खत्म कर देंगे। और ये जो रिडक्शन वाला पार्ट है और प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है, इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, बिटसैट, हर एग्जाम में ही इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। डायरेक्टली पूछ लेता है कि जोन रिफाइनिंग कौन से मेटल के लिए किया जाता है, या मॉन्ड्स प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अब डायरेक्टली कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, मतलब चेंज ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड को स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, इसको हम लोग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैल्सिनेशन क्या होता है, ये चीजें हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये चीजें याद रहती है कि कैल्सिनेशन जो होता है, इसमें हम लोग एक कंसंट्रेट ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करते हैं वाया हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। एंड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब जो टेम्परेचर जिस पे हम लोग इसे हीट करते हैं, किसी एक कंसंट्रेटेड ओर को, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं। कॉमन सी बात है, अगर हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो जो ओर है वो पिघल जाएगा और जो ऑक्साइड में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि वो पिघले ना, इसीलिए हम लोग उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, तो ये चीज तो जनरली हर बच्चे को याद ही रहती है, लेकिन यहाँ पे अगर याद ना है आप लोगों को, तो आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। कैल्सिनेशन में सेकंड अल्फाबेट है ए, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और रोस्टिंग में सेकंड अल्फाबेट है ओ, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो मुझे तो ये बेसिकली याद ही रहता है, लेकिन अगर आप लोग को ये दिक्कत है तो आप लोग इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका काउंटर पार्ट देखें रोस्टिंग में क्या होता है, तो मैंने इसको डिस्कस किया, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू कन्वर्ट it into its oxide in presence of air। and below its melting point। तो इसमें भी वही सेम बात कि मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हम लोग इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इन लोग में पहला डिफरेंस। अब ये जो दूसरा डिफरेंस आता है वो ये आता है कि ये बेसिकली हम लोग करते किसके लिए है, तो जो कैल्सिनेशन है ये हम लोग ऑक्सीडाइज्ड ओर के लिए करते हैं। ठीक है, पहला लेक्चर मैंने इसमें डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइज्ड ओर्स सिर्फ ऑक्साइड ओर्स नहीं होते हैं, ये बल्कि कार्बोनेट ओर्स, सल्फेट ओर्स, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज्ड ओर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक जनरली हम लोग उसको कार्बोनेट ओर्स के लिए करते हैं, हाइड्रोक्साइड ओर्स के लिए करते हैं, एक्सेट्रा। एंड जो रोस्टिंग है इसको हम लोग सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं। ठीक है, लाइक PBS, ZNS, एक्सेट्रा। अब जो तीसरा डिफरेंस यहाँ पे आता है, ये कुछ नई बातें हैं जो हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस ये है कि जब हम लोग इसमें हीटिंग करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो जो इसमें इम्प्योरिटीज होती है ये एलिमेंटल फॉर्म में हटती हैं इस ओर से। ठीक है, impurities
आर रिमूव्ड इन एलिमेंटल फॉर्म। और सल्फाइड ओर्स के लिए जो इम्प्योरिटीज होती है वो वॉलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव होती है। तो ये बात नहीं लिख रहे, बस इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज वॉलेटाइल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये कुछ नया इंफॉर्मेशन था, काफी इंपॉर्टेंट। अब कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन को हम लोग नोट करते हैं। नंबर 4 इंफॉर्मेशन इसके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर को रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग सभी ये बात जानते हैं कि जो कैल्सिनेशन रिएक्शंस होता है ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं। और जनरली जो सारे के सारे डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कैल्सिनेशन रिएक्शंस होता है जनरली वो सारे के सारे एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं, और जो रोस्टिंग रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। एक्सोथर्मिक इन नेचर मतलब जो नेट हीट है वो रिलीज हो रही है। ओके, अब एक और जो जरूरी बात इसमें ध्यान रखने वाली कि ये जो रिएक्शन होता है वो करवाते किस में, तो वो जो कैल्सिनेशन रिएक्शन है ये जनरली मतलब ये मोस्ट प्रेफर्ड है कि हम लोग इसे एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में करवाएं। ठीक है, तो जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है इसे हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में कराते हैं, और जो रोस्टिंग प्रोसेस है इसे हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस दोनों में करा सकते हैं। ठीक है, रिवर्बरेटरी एज वेल एज इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि किस में ये प्रोसेस ज्यादा अच्छा होगा, तो हमारा ये प्रोसेस रिवर्बरेटरी फर्नेस में ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को कंसर्न करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कैल्सिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो जो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे ये हम लोग देखेंगे CaCO3 का, लाइमस्टोन। अगर इसको हम लोग हीट करें इन एब्सेंस ऑफ एयर तो ये फॉर्म करता है CaO प्लस CO2। ठीक है, काफी सिंपल सा रिएक्शन, बिल्कुल इसी के तरह इसके बाकी के रिएक्शंस भी होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ZnCO3 का। ठीक है, जो है कैलमाइन ओर इसको कहते हैं। इसको अगर हम लोग इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो ये फॉर्म करता है ZnO प्लस CO2। सिमिलर प्रोफाइल के ये रिएक्शंस हैं। अब अगर इसको तीसरा एग्जांपल हम लोग देखें तो हम लोग MgCO3 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी ओर ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कैल्सिनेशन है ये ऑक्सीडाइज्ड ओर के लिए होता है, तो कार्बोनेट ओर भी ऑक्सीडाइज्ड ओर का एग्जांपल है, तो इसके लिए भी हम लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से फॉर्म होगा MgO प्लस CO2। ओके, अब कुछ और ओर्स को हम लोग देखते हैं, जैसे 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर में हम लोग मैलेचाइट या मैलाकाइट बोलते हैं इस ओर को। ये होता है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, नाम लिख देते हैं, मैलाकाइट या मैलाचाइट कुछ भी बोल सकते हैं। इसको जब हम लोग इसको कैल्सिनेट करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये करेगा CuO प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये जरूरी बात, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी का जैसा एक सिमिलर ओर जिसको हम लोग बोलते हैं एज़ुराइट ओर, ये होता है 2CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम एज़ुराइट।
इसको जब हम लोग कैल्सिनेट करते हैं तो ये भी फॉर्म करता है CuO, CO2 और H2, बस इसमें बैलेंसिंग अलग हो जाएगी, वो हम लोग खुद से कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद बहुत सारे इसके ऐसे और एग्जांपल्स ले सकते हैं, डोलामाइट ले सकते हैं, PbCO3 का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोफाइल के रिएक्शन है कि ऑक्साइड बनाना है ओर का और उसके साथ CO2 गैस इवॉल्व करनी है, और कहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है इसको बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंसर्निंग कैल्सिनेशन। अब जो दूसरा है ये हम लोग देखते हैं इसके रिएक्शंस रोस्टिंग के। तो रोस्टिंग का जो एग्जांपल्स है इसमें स्टार्ट ही करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन से HGS, जो कि होता है सिनेबार ओर। इसको जब हम लोग रोस्ट करते हैं, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, ये हमें डायरेक्टली दे देता है Hg प्लस O2 प्लस SO2। रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस कर लेना। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप पे जो फॉर्म होता है ये होता है HgO प्लस SO2। लेकिन जो HgO होता है इसका बहुत कम एफिनिटी होता है टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग टेंडेंसी बहुत कम शो करता है, इसीलिए ये ब्रेक कर जाता है इन Hg प्लस हाफ O2, और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसीलिए एक फैक्ट कहा जाता है कि Hg ही सिर्फ वो वैसा मेटल है जो हमें रोस्टिंग के बाद डायरेक्टली मिल जा रहा है इन मेटालिक फॉर्म, मतलब सिनेबार ओर हमने लिया और जब इसको रोस्ट किया तो हमें डायरेक्टली मेटालिक Hg मिल गया। डेफिनेटली ये इम्प्योर है, इसे अभी प्योरिफिकेशन करना बाकी है, लेकिन हमें मिल तो गया, और ये सिर्फ HGS मतलब सिनेबार ओर में ऐसी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ठीक है, तो अब यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल था इस पूरे रोस्टिंग का। अब कुछ कॉमन रिएक्शंस भी हम लोग नोट करते हैं। सपोज हमने लिया ZnS, जिंक ब्लेंड इसे कहते हैं, इसे हम लोग ब्लैक जैक भी कहते हैं। ब्लैक जैक इसका नाम है, लेकिन इसका कलर ब्लैक नहीं होता, ये व्हाइट इन कलर होता है। तो इस बात को हम लोग डेफिनेटली ध्यान रखेंगे कि इसका नाम जरूर है ब्लैक जैक, लेकिन इसके नाम पे मत जाना, इसका असलियत में कलर होता है व्हाइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर जब हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें इस पॉइंट का काफी ज्यादा रोल आता है। ठीक है, जब इसको हम लोग रोस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी फॉर्म होगा ZnO प्लस SO2। ठीक है, एक और एग्जांपल नोट करते हैं इसके बारे में, PbS गैलेना। इसको जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट करें, मतलब रोस्टिंग प्रोसेस में गैलेना जा रहा है, तब यहां से हम लोग को मिलेगा PbO प्लस SO2। ठीक है, सिमिलर प्रोफाइल के के सारे रिएक्शंस रोस्टिंग वाले, बस जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो ये था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर स्टूडेंट को काफी ज्यादा दिक्कत आती है कि हम लोग इसमें याद कैसे करें, क्योंकि काफी सारे रिडक्शन प्रोसेसेस है, काफी सारे मेटल्स हैं, काफी सारा ओर्स है। तो किस ओर के लिए कौन सा रिडक्शन प्रोसेस किया जाए, वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको यही याद करते हैं कि कौन कौन से मेटल या कौन कौन से ओर के लिए कौन कौन सा रिडक्शन प्रोसेस हम लोग करते हैं। सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ रिडक्शन प्रोसेसेस। जो सबसे पहला होता है ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, जो दूसरा प्रोसेस होता है ये होता है एल्युमिनियम रिडक्शन। जो तीसरा प्रोसेस होता है ये होता है कार्बन रिडक्शन। ठीक है, जो चौथा प्रोसेस होता है ये होता है सेल्फ रिडक्शन, और जो पांचवा प्रोसेस होता है इसे हम लोग जिंक रिडक्शन कहते हैं इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे रिडक्शन प्रोसेस को देखते हैं।
सबसे पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग याद करते हैं कि कौन से मेटल के लिए कौन सा रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हम लोग को एक न्यूमोनिक याद होना जरूरी है अलॉन्ग विथ द इंटायर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही से स्टार्ट करता हूँ। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Mn, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag एंड Au। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब ये पूरा सीरीज हमें याद होना चाहिए और इन सारे मेटल्स के लिए, इन सारे मेटल के ओर के लिए हमें उसकी पूरी मेटलर्जी भी पता होनी चाहिए। तो वो रिडक्शन प्रोसेस याद करते ही हमसे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करें? तो यहाँ पे मैं एक न्यूमोनिक लिख रहा हूं, लक्ष्मी कांत का सोडियम मांगे आलू। मुझे जान कर आयरन सन लेड कॉपर होगा आगे सोना। ठीक है, तो ये जो न्यूमोनिक है, हम लोग को बहुत सारे न्यूमोनिक्स याद होते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई और न्यूमोनिक याद है तो उसे याद रखिएगा, और अगर आपको कोई न्यूमोनिक याद नहीं है तो इसे डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। तो इसको एक बार मैं पूरा एक बार से पढ़ देता हूँ। लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे आलू, मुझे जानकर आयरन सन लेड कॉपर होगा आगे सोना। एक दो बार और रिपीट करते हैं इसको। ठीक है, लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे आलू, मुझे जानकर आयरन सन लेड कॉपर होगा आगे सोना। ठीक है, तो ये जो न्यूमोनिक है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, और अगर एक बार हमें ये पूरा चीज याद हो गया तो हमें रिडक्शन टेबल भी पूरा याद हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग एक बार और लिखते हैं ताकि इसमें जो रिडक्शन वाला पार्ट है उसे एक बार अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग रिवाइज कर लो। लक्ष्मीकांत का सोडियम मांगे आलू, मुझे जान कर आयरन सन लेड कॉपर होगा आगे सोना। ठीक है, तो ये फिर से हमने इसको एक बार लिखा। अब यहाँ पे जो रिडक्शन उसे हम लोग नोट करते हैं। तो लिथियम से लेकर एल्युमिनियम तक हम लोग करते हैं इलेक्ट्रो मेटलर्जी, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को लेके, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है वो सारे के सारे मेटल्स के लिए किया जा सकता है, लेकिन जो लिथियम से लेके एल्युमिनियम तक है इनके लिए सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे और भी जो मेटल है जो अपने पर्टिकुलर ओर से एक्सट्रैक्ट होंगे उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। लेकिन इनके लिए कुछ और ऑप्शंस भी हम लोग पास, जैसे एल्युमिनियम रिडक्शन हो गया, कार्बन रिडक्शन हो गया, सेल्फ रिडक्शन हो गया, ये और भी ऑप्शंस है। लेकिन इन सब के लिए सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही एक मात्र फीजिबल और अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको हमने याद किया। अब इसके बाद यहां से Mn और क्रोमियम, ये दोनों
इन दोनों के लिए हम लोग करते हैं अल्मुनियम रिडक्शन। ओके, इसी अल्मुनियम रिडक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है और ये होता है थर्माइट्स रिडक्शन प्रोसेस, या थर्माइट्स प्रोसेस, या सिर्फ थर्माइट्स रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो Mn और Cr के लिए हम करते हैं अल्मुनियम रिडक्शन। इसके बाद आती है बारी कार्बन रिडक्शन के लिए। तो जिंक, आयरन, Sn और Pb, इन चारों के लिए हम लोग करते हैं कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन, ठीक है। अब एक इसके बाद आता है सेल्फ रिडक्शन। तो जिन लोगों ने सेल्फ रिडक्शन थोड़ा सा भी पढ़ा होगा उन्हें ये पता होगा कि जो पीबी होता है इसके लिए भी हम लोग सेल्फ रिडक्शन करते हैं। तो इसके नीचे जो आते हैं पीबी, सीयू एंड एचजी, तो इसके जो पर्टिकुलर ओर्स होते हैं इनके लिए हम लोग करते हैं सेल्फ रिडक्शन। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि पीबी के लिए हम लोग जब कार्बन रिडक्शन कर रहे हैं तो सेल्फ रिडक्शन क्यों कर रहे हैं? तो वो फीजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। किसी और के लिए किसी टेम्परेचर पे हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रेफर करते हैं और किसी के लिए हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर अल्मुनियम रिडक्शन को मुझे बताना ही था तो मैंने ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं लिखा, MnCr Zn ऐसे लिखते तो डायरेक्ट साथ में हो जाते ये दोनों। तो नहीं, यहाँ पे ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है। अगर हम इसको उल्टा करते तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्टर्ब हो जाती। तो इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा अपने लर्निंग में चेंजेस लाएं और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले और उससे फिर इसको याद कर लें। ठीक है, अब इसके बाद आता है आखिरी Au और Hg के लिए, ये है जिंक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखने से पहले ही मैंने कहा था कि यहाँ पे जितने भी मेटल्स मैं इनलिस्ट करूंगा उन सबकी मेटलर्जी हमें पूरी याद होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसका रिडक्शन स्टेप याद किया। अब यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी बात कि जो मेटलर्जी प्रोसेस का नाम होता है वो उसके रिडक्शन स्टेप से ही डिसाइड होता है। ठीक है, ऐसा कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो इन पर्टिकुलर मेटल्स के जो करस्पॉन्डिंग ओर है वहां से लेकर क्रशिंग और ग्राइंडिंग से लेकर रिफाइनिंग तक जो पूरा इसका नाम है ये इसके रिडक्शन स्टेप के नाम से डिसाइड होगा। मतलब इसके लिए हम लोग कहेंगे कि ये सारे के सारे अंडरगो करेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, इसके बाद ये सारे के सारे अंडरगो करेंगे पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी मतलब हीट देके अल्मुनियम को जब रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन या सेल्फ रिडक्शन के साथ हो रहा है तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पायरोमेटलर्जी। ठीक है, और आखिरी जिंक रिडक्शन इन एक्वस मीडियम, इसके लिए हम लोग इसे कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। ओके, तो ये था इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब हम ये रिडक्शन प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें जो मेटल मिलता है वो इम्प्योर होता है। Impure in nature. The metal obtained after reduction step is always impure in nature. ठीक है, यही था इस पूरे पॉइंट का की नोट कि आफ्टर रिडक्शन स्टेप वी ऑब्टेन इम्प्योर मेटल। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब जैसे एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अल्मुनियम के केमिस्ट्री के बारे में, मतलब अल्मुनियम के मेटलर्जी के बारे में। ठीक है, इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल ताकि हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा उसका आप लोग कुछ आइडिया लग जाए। तो जो अल्मुनियम का जो ओर होता है ये होता है Al2O3.2H2।
ये इसे हम लोग कहते हैं बॉक्साइट। ये रेड बॉक्साइट, व्हाइट बॉक्साइट दोनों ही अवेलेबल होता है। तो खैर अभी इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, बस एक बेसिक सा रिकैप करते हैं। जैसे हमने खुदाई की, माइनिंग किया, हमें एक पत्थर मिला, एक रॉक बॉक्साइट का, ठीक है। हमने इसे आइडेंटिफाई किया कि बॉक्साइट का, ठीक है, और ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि ये रेड बॉक्साइट है। अब हमें इसे बेयर्स प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करना है, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये जो हमारे पास ये ओर है, बड़ा सा ओर, ठीक है, इसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में स्टैम्प मिल में ले जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे और रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करेंगे। ये कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, बेनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। बेनिफिकेशन में भी कौन सा प्रोसेस, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। बेनिफिकेशन में भी दो प्रोसेस आते हैं, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। और हमने बताया था कि जो बॉक्साइट होता है इसके लिए हम लोग केमिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं जनरली, ठीक है। केमिकल प्रोसेस का जो एग्जांपल था ये था बेयर्स प्रोसेस, लीचिंग। ओके, तो हमने इसे इसका बेनिफिकेशन किया या कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज किया, ठीक है। तो बेयर्स प्रोसेस हो गया। बेयर्स प्रोसेस के जो एंड रिजल्ट होता है ये हमें ऑब्टेन होता है AlOH होल थ्राइस, जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, AlOH होल थ्राइस हमें ऑब्टेन हुआ। अब इस AlOH होल थ्राइस हम लोग करें क्या, इस AlOH होल थ्राइस को हम लोग कैल्सिनेट करेंगे, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइज्ड ओर का एग्जांपल है, तो इसीलिए हम लोग इसका कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्सिनेशन के लिए। Al2O3 ऑब्टेन होता है, ठीक है। Al2O3 ऑब्टेन हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस हो गया। अब हम लोग इसका करेंगे रिडक्शन। ओके, रिडक्शन प्रोसेस का करेंगे। रिडक्शन प्रोसेस का कैसे करेंगे, तो जितने की जितने मेटल्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो कि मैंने इसी स्लाइड में आप लोगों को बताया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने के बाद ही हम लोग को यहां से ऑब्टेन हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इन मेटालिक फॉर्म। लेकिन ये क्या है, ये इम्प्योर है। मार्केट में इम्प्योर मेटल थोड़ी ना बेचेंगे हम लोग को तो इसे प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करने के लिए हम लोग अब अपना आखिरी स्टेप अप्लाई करेंगे और ये है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन। स्पेलिंग सही है? हाँ सही है, रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन। ओके, तो इसमें जो हम लोग प्योरिफिकेशन स्टेप करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। ये हम लोग यूज करते हैं इसमें हूप्स प्रोसेस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का एक एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लोग स्टेप्स करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और जरूरी बात, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है जो हम लोग अल्युमिनियम के लिए करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। इसका नाम होता है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही, बस एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दिया है, तो इसीलिए उसके नाम पे हम लोग उसको यूज करते हैं, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। ओके, तो अगर हम स्लाइड के बेसिस पे ही जाए और अल्युमिनियम की केमिस्ट्री देखें, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमने किया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ बॉक्साइट और उसके बाद हमें इसको कंसेंट्रेट करना था। कंसेंट्रेट में हमारे पास दो प्रोसेसेस आए, फिजिकल एंड केमिकल। तो हमने केमिकल प्रोसेस से इसको कंसेंट्रेट किया। कंसेंट्रेट करने के बाद हमारे पास आया कैल्सिनेशन करें या रोस्टिंग करें। तो जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीडाइज ओर्स के लिए हम लोग हमेशा कैल्सिनेशन करते हैं, तो हमने कैल्सिनेशन किया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें इसका रिडक्शन करना था। तो रिडक्शन के लिए मैंने बताया कि हम इसका करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और नाम इसका होगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिफाइनिंग की तरफ। ओके, रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमारे पूरे मेटलर्जिकल प्रोसेस का कंक्लूडिंग स्टेप है, और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मेटलर्जी है ये बेसिकली रिफाइनिंग स्टेप है, ये बेसिकली 4 प्रकार से डिवाइडेड है: इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, स्पेशल मेथड्स, ऑक्सीडेशन मेथड्स एंड अदर मेथड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से।
इस पूरे सीक्वेंस में हम लोग सिर्फ वो सब याद करेंगे कि कौन सा प्रोसेस कौन से मेथड से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जब हम लोग इंडिविजुअल केमिस्ट्री पढ़ेंगे या कहीं इंडिविजुअल मेटलर्जी पढ़ेंगे ऑफ इंडिविजुअल ओर्स, तब हम लोग इन सारे प्रोसेस को कि उसमें किस तरीके से वो यूजफुल है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए कौन सा मेटल या कौन सा ओर कौन से प्योरिफिकेशन स्टेप से एसोसिएटेड है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दिस इज यूज फॉर ऑल मेटल्स एक्सेप्ट आयरन। इसको लिखते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर ऑल मेटल्स एक्सेप्ट आयरन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने का कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ जाएगा अगर हम लोग आयरन के लिए करेंगे। आयरन को हम लोग दूसरे मेथड से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सपोज कि जो डायमंड है, ठीक है, इसको तो हम लोग कार्बन को भी बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर पे अगर पुट करें, उसमें रिएक्शन करें तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, साइंटिस्ट ऐसा करते नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस आयरन के लिए करेंगे तो वो चीज इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग आयरन के लिए नहीं करते, लेकिन बाकी सारे मेटल्स के लिए कर सकते हैं। अगर कोई पूछे आयरन के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, बस पैसे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात थी। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं स्पेशल मेथड्स की तरफ। तो स्पेशल मेथड्स में क्या क्या है? जोन रिफाइनिंग, मॉन्ड्स प्रोसेस, वैन आर्कल्स मेथड्स एंड क्रॉल प्रोसेस। तो जो क्रॉल प्रोसेस है ये बहुत सिंपल, सिर्फ टाइटेनियम के लिए होता है। ठीक है, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आसानी हो याद रखने में। तो जो टाइटेनियम होता है इसके लिए हम लोग सिर्फ क्रॉल्स प्रोसेस करते हैं। इसका जो रिएक्शन है उससे भी हम लोग नोट कर लेते हैं यहीं पर। तो इसका जो रिएक्शन होता है ये होता है TiCl4 प्लस Mg। इसमें Mg एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ये फॉर्म करता है Ti प्लस MgCl2। ये है क्रॉल्स प्रोसेस का रिएक्शन। अब हम लोग इसके बाद जो प्रोसेस है उसे देखते हैं, वैन आर्कल्स मेथड। ठीक है, वैन आर्कल मेथड। तो इसमें हम लोग जो जो एलिमेंट्स यूज करते हैं या मेटल्स के लिए करते हैं, ये है टाइटेनियम, इसके बाद आता है थोरियम, फिर आता है बोरॉन, बिस्मथ, Zr, जिरकोनियम, HF, हाफनियम। ठीक है, इन सारे के सारे मेटल्स के लिए या मेटल के ओर के लिए हम लोग जो वैन आर्कल्स प्रोसेस है इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगर इसे याद रखने में कोई दिक्कत है तो कोई न्यूमोनिक का हम लोग हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये एज इट इज लोगों को याद हो जाता है। ओके, अगर कोई दिक्कत आ रही है इसे याद करने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं इसके लिए कोई न्यूमोनिक आप लोग को डेफिनेटली बता दूंगा। ओके, अब इसका जो रिएक्शन है वो भी हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम इम्प्योर टाइटेनियम लेते हैं। ठीक है, इसको I2 से रिएक्शन कराते हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये फॉर्म करता है TiI4। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको और ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1400 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं रेड हॉट टंगस्टन फिलामेंट के प्रेजेंस में। रेड हॉट टंगस्टन फिलामेंट में इसको हीट करते हैं। अब ये फॉर्म करता है Ti प्लस 2I2। ठीक है, और ये जो टाइटेनियम हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं ये हो जाता है प्योर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जरूरी बात कि ये जो यहाँ पे जो आयोडीन है ये वापस से रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल, इससे क्या होता है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइटेनियम में भी बहुत कम अमाउंट ऑफ आयोडीन को इंट्रोड्यूस करते ही हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करा सकते हैं और ये रिएक्शन बहुत समय तक होता जा सकता है। ठीक है, तो ये था इसका रिएक्शन। अब इसमें एक और बात
कि ये जो वैन आर्कल्स मेथड है इसको हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग भी कहते हैं। ओके, तो इसे हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग भी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वैन आर्कल्स मेथड। ओके, वैन आर्कल्स मेथड के बाद आता है मॉन्ड्स प्रोसेस। ठीक है, तो मॉन्ड्स प्रोसेस को भी हम लोग नोट करते हैं। सो जो मॉन्ड्स प्रोसेस है ये भी वेपर फेज रिफाइनिंग ही इसको कहते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोई एक मेटल दे दे और कहे कि वेपर फेज रिफाइनिंग किसके लिए पॉसिबल है, तो वो हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो मॉन्ड्स प्रोसेस के थ्रू हो सकता है या वैन आर्कल्स प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। अगर किसी एक के थ्रू भी हो सकता है तो वो वेपर फेज रिफाइनिंग का पार्ट है। अब इसमें जो हम लोग जिस मेटल के लिए हम लोग करते हैं वो होता है निकल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निकल के लिए करते हैं और इसका रिएक्शन भी हम लोग यहीं पे नोट करते हैं। Ni इम्प्योर को हम लोग लेते हैं। ठीक है, फिर इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं 4CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और फॉर्म होता है NiCO4। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर हम लोग जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम लोग 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस से मतलब जो रिएक्शन मीडियम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमें हमारे पास मिलता है निकल और ये प्योर निकल हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, प्लस 4CO। अब यहाँ से जो 4CO ऑब्टेन हो रहा है इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो बिल्कुल आयोडीन की तरह इन वैन आर्कल्स प्रोसेस यहाँ पे जो CO है ये रिसाइकिल हो जाएगा और बहुत कम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस करते ही ये रिएक्शन काफी देर तक चल सकता है। ठीक है, अब हम लोग स्पेशल मेथड्स में जो आखिरी है जोन रिफाइनिंग, इसको नोट करते हैं। ठीक है, तो जो जोन रिफाइनिंग वाला पार्ट है ये हम लोग करते हैं बोरॉन, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन सब के लिए, इन सब के ओर्स के लिए हम लोग जोन रिफाइनिंग करते हैं ताकि हमें इनका प्योर जो एलिमेंट है ये ऑब्टेन हो सके। ठीक है, अगर इसमें भी याद रखने में कोई दिक्कत है तो कोई न्यूमोनिक हम लोग सर्च कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके इसे मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इसका कोई न्यूमोनिक आप लोग को बता दूंगा। ओके, तो जो स्पेशल मेथड्स है इसमें हमने सारे के सारे नोट किए। अब ऑक्सीडेशन मेथड आता है। तो ऑक्सीडेशन मेथड में जो सबसे पहला ये है बेस्मराइजेशन। ठीक है, तो बेस्मराइजेशन दो चीजों के लिए बेसिकली किया जाता है, एक होता है Cu और दूसरा होता है Fe। लेकिन आयरन के लिए हम लोग जो बेस्मराइजेशन करते हैं ये इसके प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो कॉपर के लिए हम लोग बेस्मराइजेशन करते हैं ये इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया था कि आयरन के लिए हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं करते, तो आयरन को हम लोग बेस्मर कन्वर्टर में पुट करते हैं और उस प्रोसेस को होता है बेस्मराइजेशन प्रोसेस और उससे आयरन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कपलेशन। ठीक है, तो जो कपलेशन प्रोसेस होता है ये बेसिकली Au एंड Ag के लिए होता है, मतलब गोल्ड और सिल्वर के लिए होता है जब इसमें Tb लेड की इंप्योरिटी आ जाती है। ठीक है, जब इसमें Au और Ag में लेड की इंप्योरिटी आती है तो हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो होता है कपलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद आता है पोलिंग। पोलिंग बेसिकली हम लोग करते हैं Sn और Cu के लिए, टिन और कॉपर के लिए। तो जैसे यहाँ पे जो बेस्मराइजेशन प्रोसेस में जो कॉपर हम लोग यूज करते हैं वो उसके एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोलिंग उसके रिफाइनिंग पर्पस के लिए करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। ओके, अब यहाँ पे आता है अदर मेथड्स। अदर मेथड्स में आते हैं लिक्वेशन, डिस्टिलेशन एंड अमलगेशन। तो हम लोग सबसे नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, अमलगेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो अमलगेशन प्रोसेस होता है ये हम लोग करते हैं Ag एंड Au के लिए। अगेन जैसा हम लोग कपलेशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग अमलगेशन भी करते हैं, लेकिन
जो कपलेशन होता है इसमें जो इम्प्योरिटी होती है ये होती है पीबी की, लेड की। अगर लेड की इम्प्योरिटी नहीं है और किसी और चीज की इम्प्योरिटी है तो हम लोग यूज करते हैं अमलगेशन मेथड। ओके, अब इसके बाद आता है डिस्टिलेशन। तो जो डिस्टिलेशन होता है ये हम लोग करते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए। ओके, जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। अब जैसे कि हम लोग HGS सिनेबार ओर की बात करें, जो हमने देखा था रोस्टिंग के बाद हमें इसमें डायरेक्टली Hg मिल गया, मतलब इम्प्योर Hg, इम्प्योर मरकरी मिल गया। अब इसमें हम सीधे इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अंडरगो करा देंगे और ये प्योरीफाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सारे मेटलर्जी कर सकते हैं, मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए होगा। आखिरी है लिक्वेशन। ठीक है, तो लिक्वेशन SN, फिर PB एंड BI इसके लिए किया जाता है। ओके, तो इन तीनों के लिए लिक्वेशन प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे रिफाइनिंग वाला जितना भी पार्ट था उसको हमने क्लियर। होपफुली आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये सारी चीजें याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग को इसको याद रखने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बात को मेंशन करें, तो मैं इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमोनिक्स आप लोग को बता दूंगा जिसके माध्यम से आप इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से याद रख पाएंगे। ओके, तो अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको डेफिनेटली शेयर करें ताकि जिसे इसकी जरूरत है इस वीडियो की उस तक ये पहुंच सके। आप लोगों के पास अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली लिख ही सकते हैं उसे, या चाहे तो हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है या कहें इंस्टाग्राम आईडी है उस पर भी आप वाया मैसेज हमसे ये पूछ सकते हैं। हमारा आईडी है monk_education। ठीक है, और एक और बात कि हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, हमने एक टेलीग्राम लिंक क्रिएट किया है जिसपे हम अभी जो जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है, नीट का एग्जाम आने वाला है एंड फोर्थ कमिंग जेई एडवांस का एग्जाम आने वाला है, उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, DPPs शेयर करेंगे, क्वेश्चन शेयर करेंगे और उस पर भी आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन होगी, तो उसे भी अगर आप लोगों को सही लगे तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।